वालेकुम, अहमदाद सुमरो। बहुत चर्चा हो रहा है इस वक्त इमरान खान साहब के साहबजादे कासुम खान के एक और इंटरव्यू का, और उस चर्चे में, उस बहसा बहसी में, इल्ज़ाम तराशियों में सबसे बड़ा मामला दब गया है। और वो मामला है तहरीक इंसाफ का वो प्रोपेगेंडा या तहरीक इंसाफ की वो मुहिम जो उन्होंने शुरू कर रखी हुई है रियासती कार्रवाइयों के खिलाफ, और उसका बराह रास्त फ़ायदा हो रहा है फितरतुल ख़ारिज को या तालिबान को। एक ऑपरेशन के लेवल पर तहरीक इंसाफ ने मुहिम शुरू की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीर भी है। अगर उसको और पीटीआई के बयानात को जोड़कर देखें तो फिर उससे नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में मुसीबतें और मसाइल बढ़ेंगे, और शायद वो नासमझी में या अपने खलंडरेपन की वजह से या फिर किसी साजिश या मनसूबाबंदी के तहत इस तरह कर रहे हैं। यानी तालिबान जो कुछ करते फिरे उनके खिलाफ तो वो बात नहीं करते, लेकिन अगर तालिबान के खिलाफ होने वाले ऑपरेशंस में कोई कोलेटरल डैमेज हो जाए या सिविलियन का नुकसान हो जाए तो उसके खिलाफ वे पूरा माहौल बना देते हैं और फिर रियासती इदारों को दिफाई पोजीशन पर जाने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं। तो इन मामलों पर बात करेंगे, और ठीक है, रस्म दुनिया यही है कि हमने बात करनी है इमरान खान साहब के साहबजादों के इंटरव्यूज़ पर, तो पहले मैं वही कर लेता हूँ। जुमला इमरान खान साहब के साहबजादे कासुम खान का जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है रियल अमेरिकाज वॉइस। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक केबल नेटवर्क है, और सैटेलाइट यूजुअल सैटेलाइट चैनल वो नहीं है। 2018 में ये अमेरिका वॉइस न्यूज़ के नाम से लॉन्च किया गया था, और फिर उसको रीब्रांड किया गया। दोबारा जहां इंटरव्यू दिया ना कासुम खान ने, वो उस इदारे को दोबारा रीब्रांड करके 2020 में बनाया गया रियल अमेरिकाज वॉइस। और इसकी यूट्यूब पर जो व्यूअरशिप है वो है 1,79,000, और इनका जो ट्विटर या एक्स का अकाउंट है उस पर 4,16,000 इसकी टोटल सब्सक्रिप्शन है। तो ये कोई कहा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल नहीं है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस तरह के चैनल्स को अदायगी करके पैसे देकर इंटरव्यू दिए जाते हैं। जो पिछला इंटरव्यू था इमरान खान साहब के साहबजादों का, वो भी इसी तरह का था। यानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनको इस्तेमाल किया जाता है, उसी तर्ज की एक कोशिश थी। बहरहाल जो भी है, वो इमरान खान के साहबजादे हैं, उनका राइट है कि वो अपने बाप के लिए आवाज़ बुलंद करें, आवाज़ उठाएं, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि वो जो बात कर रहे हैं उनके लिए उनके बाप को कोई सहूलत मिलेगी, उनको रियायत उनके साथ होगी, उनको आसानी होगी, या उनके साथ सख्तियाँ होंगी। जिस जुमले का चर्चा है उस जुमले से हटके मैं एक जुमला आपको बताता हूँ। उनका जुमला, वो कह रहे हैं कि जी ये साल जो है जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान में असल ताकत के मालिक हैं, इस साल वो रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो अपने आप को मज़ीद 2 साल के लिए एक्सटेंशन लेंगे, वो जो कि ज़ाहिर हो चुकी है, लेंगे। और उसके बाद पता नहीं उनकी डिक्टेटरशिप कब तक रहेगी और हमारे वालिद साहब कब तक जेल में रहेंगे। और मैं एक बार कम से कम अपने वालिद से मिलना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी उनसे बात नहीं करवाई जा रही। कोई 8 माह या 6 माह से वो कह रहे हैं बात नहीं करवाई जा रही। दूसरी उन्होंने बात की कि जी गंदा पानी दिया जाता है, उनको पीने के काबिल नहीं होता। जो अडयाला में काफ़ी सारे कैदी जो है हेपाटाइटिस के मरीज़ बन चुके, इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। लेकिन अब जिस जुमले का चर्चा है उस जुमले पर मैं आता हूँ। वो ये है कि जी सवाल हुआ था कि जी कौन सा इत्तेहादी, कौन आपके बाप के लिए आवाज़ उठा सकता है, जो आपकी सपोर्ट कर सकता है, जो आप अपने बाप की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी एट द मोमेंट, फ़िलहाल तो हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएन की जो आवाज़ें थी वो नहीं सुनी गई, लिहाजा फ़िलहाल हम अमेरिका की तरफ ही देख रहे हैं। तो बहरहाल अब उसको फ़िलहाल को इमरान खान के मुखालफिन ने कहा कि हमारी आखिरी उम्मीद अमेरिका है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इस तरह से भी तर्जुमा जो मर्ज़ी से जो तर्जुमा करे। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं इसके बरक्स जब देख रहा था कल रात से, बल्कि चंद रोज़ से, कि हो क्या रहा है। मतलब हमने जिस दहशतगर्दी में APS जैसे सानहात देखे, परेड ग्राउंड जैसे सानहात देखे, पेशावर रिसेंटली जो कुछ चंद साल पहले पेशावर में जो मस्जिद में, चंद साल के गुज़िश्ता बरस हुआ था, पेशावर में मस्जिद में नमाज जुमा के वक्त जो दहशतगर्द हमला हुआ था,
आए रोज़ हमारे जवानों को, हमारे आम शहरियों को, हमारे सियासी कारकुनों को दहशतगर्द कत्ल कर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। उन दहशतगर्दों के खिलाफ आज तक आपने आवाज़ सुनी? इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की आपने नहीं सुनी आवाज़। जिस लेवल के ऑपरेशन होते हैं उनमें जो नुकसान होता है, हम उस नुकसान के हक में नहीं हैं। जो कुछ फैज़ हमीद ने किया इमरान खान साहब के साथ मिलकर, जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मिलकर, जिस वक्त आवाज़ उठाने पर पाबंदी थी, हम उस वक्त भी कहते रहे कि गलत पॉलिसी है, दहशतगर्दों को क्यों रिहा किया जा रहा है, एहसान क्यों उबर करा के निकल गए कस्टडी से, क्यों कर जेलों के दरवाजे खोले गए। अब ये सवाल कौमी सलामती कमेटी में भी उठाए गए, ये सवाल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंसेस में भी आए, और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये सवाल उठाए कि ज़रा पता तो करे वो कौन था जो तालिबान को वापस लाकर जिसने बसाया था। ये सवाल उठाए गए ना, तो जिसके जवाब में फिर इमरान खान साहब पहली बार बोले कि जी मैं तो नहीं था, वो तो बाजवा और फैज़ हमीद थे। तो बाजवे के और फैज़ हमीद के इंटरव्यूज तो हमने नहीं देखे जिसमें उन्होंने कहा हो कि जी हम अफगानिस्तान से तालिबान को वापस लाकर TTP के लोगों को बसा रहे हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कभी। ये तो आपने कहा कि हमारी पॉलिसी है, हम उनको ला रहे हैं और इतने लोग हैं वो उनको मार देंगे, 40,000 ख़ानदान हैं जिनमें 5-6 हज़ार जंगजू हैं, 5-6 हज़ार जंगजू, वो भी तालिबान। ये किसी भी जदीद तरीन फौज पर के लिए एक मुसीबत बन सकते हैं। 4-5 हज़ार मुसल्ला लोग जिनको वापस लाकर बसाया, जो तरबियत याफ्ता दहशतगर्द थे, तस्लीम किया इमरान खान साहब ने। तो उनके खिलाफ जब ऑपरेशंस होते हैं वो करते क्या हैं, वो सिविलियन आबादियों में छुप जाते हैं, वो पनाह ले लेते हैं औरतों की, बच्चों की। हमें एक एक जान की हिफाजत करनी चाहिए। अगर कल खार कमर में या चंद साल पहले या फिर 13 में या फिर बाजोड़ में जो PTI का इल्ज़ाम है, या वहाँ के कबायली लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर सिविलियन का नुकसान हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन इस तरह के फूलपुर होने चाहिए कि किसी किस्म का कोई जो मकामी आबादी है उनका नुकसान ना हो, क्योंकि मकामी आबादी को इसी नुकसान की वजह से दहशतगर्द अपने साथ मिला लेते हैं और फिर लोग तंग आ जाते हैं। ये जो पॉलिसियाँ हैं ना कि मालाकंड ऑपरेशन किया और उसके बाद एक और ऑपरेशन होना था, नहीं होने दिया, बकौल साबिक DGISPR अत्तर अब्बास के कि मालाकंड ऑपरेशन और वजीरिस्तान के ऑपरेशन के बाद शुमाली वजीरिस्तान का जब ऑपरेशन शुरू करने का फैसला हुआ तो नहीं करने दिया था जनरल कियानी ने। तो इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। लोग उससे ज़ाहिर तंग हो जाते हैं, मुतनफ़र हो जाते हैं कि जी आपकी पॉलिसी क्या है। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ तो ना बोलें, लेकिन जब रियासत एक फैसला करके नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों का ताकुब करे, पीछा करे, अपने इलाके खाली करवाए, तो पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ एक पूरा का पूरा जो है वो मुहिम उसके खिलाफ शुरू कर दे। मफरूर है मुराद सईद सेनेटर बन गए, मुंतखब हो गए, हलफ उठाएंगे नहीं उठाएंगे कुछ नहीं पता। चंद रोज़ पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, खबरदार किया था कि जी ऑपरेशन होने लगे हैं, लिहाजा लोग निकल आए उन ऑपरेशन के ख़िलाफ़ और तमाम जो जिरगे कबाइल हैं इकट्ठे हो जाएं, जिरगा करते हैं और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं ऑपरेशन के ख़िलाफ़। लाखों लोग इकट्ठे करके इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं। लोगों की जान माल और उनका हिफाजत करना, घरों की, ये रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत हर मुमकिन कोशिश करे कि दहशतगर्दों का ताकुब करते हुए कुछ सिविलियंस का नुकसान ना हो, आम लोगों का नुकसान ना हो, जो कि ज़ाहिर हो रहा है। लेकिन ये बात इसी तरह भी तो रखी जा सकती है जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ। उमर अयूब साहब, अब मतलब हैरत है ना कि अब उमर अयूब को भी इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं और अपने दादा पर फ़ख्र है उनको कि जी मैं अपने दादा का पोता हूँ। यानी जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ा दी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने वालों को जेलों में रखा, वो जनाब कहते हैं कि साबिक फाटा के ज़ुमशुदा अज़ला में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मासूम और कीमती जानों का ज़िया नफ़रत की शदीद लहर को हवा दे रहा है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी किसी सियासी लीडर के ऊपर होने वाले खुदकश हमले पर
कभी किसी KPK में होने वाली दहशतगर्दी, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इन साहब का इस तरह का ट्वीट, भड़कीला ट्वीट देखा होगा? नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा या क्यों नहीं देखा मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये परसों वादी तेरा थी और कल बाजोड़। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान खलीज खतरनाक हद तक बढ़ गई है, कोई रोकेगा इस पागलपन को? ये खलीज बढ़ा रहे हैं बेसिकली। वो जो इमरान खान कहते हैं ना कि जी ये जो PDM है, ये नवाज शरीफ हैं, ये आसिफ जरदारी हैं, ये हुकूमत अपना अवाम और फौज में खलीज बढ़ा रहे हैं। खलीज ये बढ़ा रहे हैं कि दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कहते अपनी ज़बान से। अली अमीन गंडापुर ने जो फैसला किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। यानी ये रियासत के अंदर दहशतगर्दों को एक रियासत समझ रहे हैं कि उनको हम रियासत का दर्जा दे दें, उनके साथ हम रियासत के तौर पर डील करें, जिस तरह दो रियासतें बात करती हैं इस तरह आमने सामने बिठाकर बात करें। ये मौक़िफ़ है इनका। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान खलीज खतरनाक हद तक बढ़ गई है, कोई रोकेगा इस पागलपन को? क्या मशरक़ी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट और 16 दिसंबर 1971 को होने वाली अलमनाक नताइज से लोगों ने सबक नहीं सीखा? कह दो कि अयूब खान गद्दार था, ऐलान करो, मान लो कि उसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा था और उसके असरात 1971 में हमने देखे थे। ये तस्लीम कर लो पहले, फिर उसके बाद इस तरह का भाषण देना कौम को। बलूचिस्तान में अपने हुकूक मांगने वाली आवाज़ों को बेदर्दी से खामोश कर दिया जाता है। KPK में निहत्ते, ये बलूचिस्तान एवं उसने डाल दिया है। असल तो ये मरोड़ उठ रहा है ना TTP के खिलाफ होने वाले एक्शंस का। KPK में निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई जा रही हैं और उन्हें कत्ल किया जा रहा है। क्या ये अक्लमंदी है? ऐसा लगता है कि ये नस्बशुदा हाइब्रिड रिजीम और उसके कठपुतली आका सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद पर फायज है। पाकिस्तान में आग भड़क रही है, लेकिन फैसला साज ताकत के नशे में मस्त और उन्हें कोई परवाह नहीं। वाकई अफसोसनाक है। ये जनाब उन्होंने ट्वीट किया है। इसी से मिलता जुलता ट्वीट जो है वो जनाब किया है मुराद सईद साहब ने। मैं उनका पूरा ट्वीट नहीं पढ़ रहा क्योंकि काफ़ी सारी बातें यही हैं जो उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा, परसों ही मैंने कहा था कि कमिटमेंट्स पूरी करने की माफिया ने ऑपरेशन का इरादा कर लिया है, करने के लिए माफिया ने ऑपरेशन करने का इरादा कर लिया और आज आप बाजोड़ के मनाज़िर देख रहे हैं। अब आपको चंद दिन बाद TV पर दिखाया जाएगा कि दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले, इतनी तादाद में खवारिज, जहन्नुम, वासिल वगैरह। अब ये मरोड़ उठ रहा है खवारिज का। ये आम लोगों से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आम लोगों से ताल्लुक़ होता तो जब बाज़ारों में बम धमाके होते हैं, जब अस्पतालों में बम धमाके होते हैं, जब मसाजिद को बमों से उड़ाकर शहीद कर दिया जाता है और वहाँ पर दर्जनों लोग शहीद कर दिए जाते हैं, तब ये नहीं बोलते। तब ये कहते हैं कि जी ये रियासत की पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी हो रही है। तब वो ये कहते हैं। दहशतगर्दों को वो खुलकर दहशतगर्द नहीं कहते, अगर मगर चूँकि चुनाचे कहते हैं। तो दोबारा वो यही बात कर रहे हैं कि जी इस्लामाबाद की तरफ जाए बगैर ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा। ये ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि उसी तरह तालिबान जो हैं वो इनका और तालिबान का अलाइंस रहे और तालिबान इसी तरह बंदूक लहराते फिरे और इनकी वहाँ पर उनका इक़्तिदार इसी तरह कायम रहे। अली अमीन गंडापुर साहब ने ब्यूरोक्रेसी के दफ़ा 144 वज़ीर आला ने के नफाज और कर्फ्यू नाफिज करने के इख्तियारात वापस लेने का फ़ैसला किया है। हिदायत जारी की है कि ज़िला इंतज़ामिया कर्फ्यू और दफ़ा 144 का नफाज ना करे। दफ़ा 144 और कर्फ्यू के नफाज सूबाई महकमा दाखिला की इजाज़त से मशरूत होगा। तो पहले भी मशरूत था, कभी ऐसा नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को, अपने लोगों को राज़ी करने के लिए उन्होंने फ़ैसला किया है, क्योंकि अपना शुमाली वज़ीरिस्तान में और ये बाजोड़ भी कर्फ्यू लगाकर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। कर्फ्यू का मकसद ही यही होता है कि सड़कों पर अगर आम लोग होते हैं और दहशतगर्दों में और फोर्सेस के दरमियान अगर मुठभेड़ हो जाती है, आमना सामना हो जाता है, फायरिंग होती है, तो उससे कोलेटरल डैमेज होता है। अब तो दहशतगर्दों ने क्वाडकॉप्टर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, वो मोटर भी चलाते हैं, वो अपना ड्रोन के हमले भी कर रहे हैं। तो ये जाहिर है जब ऑपरेशंस होंगे, जहाँ आबादियाँ होंगी, वहाँ पर नहीं होना चाहिए नुकसान, लेकिन नुकसान होता है। तो आप दोनों तरफ दहशतगर्दी को दहशतगर्दी कहें और अगर कहीं रियासत, अगर कहीं फोर्सेस अपनी हद से तजावुज़ करती हैं, जो कि करती हैं तो उसकी भी बेशक आप मजम्मत करें, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक आप क्यों चला रहे हैं? तो गंडापुर साहब ने जनाब ये कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब कर्फ्यू नहीं लगेगा, ये मेरा ख्याल है जो डिप्टी कमिश्नर के पास या होम डिपार्टमेंट के पास अख्तियार है, ये वज़ीर आला एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते।
उसके लिए कानून में तरमीम करनी पड़ेगी। अब वो जो FC को अपना फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को जो बना दिया गया फेडरल कॉन्स्टेबलरी, तो उससे भी इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये बात बलूचिस्तान पर की है, लेकिन क्योंकि प्रॉक्सीज़ की वो बात कर रहे हैं तो हमारी रियासत का मौक़िफ़ है, हमारी फ़ौज का मौक़िफ़ है कि प्रॉक्सीज़ इंडिया की जो हैं वो KPK में भी और बलूचिस्तान में भी वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, वारदातें कर रही हैं। और ख़ास तौर पर इंडिया ने जब पहलगाम का इल्ज़ाम लगाया था तो उसके फौरी बाद हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद कहा था, मैं गलत नहीं हूँ तो 24 अप्रैल की डेट थी वो जब इजलास हुआ था, क्योंकि 22 अप्रैल को तो पहलगाम हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि भारत जो है पाकिस्तान में आम शहरियों को निशाना बनाएगा, दहशतगर्दी करेगा, प्रॉक्सीज़ को एक्टिव करेगा। तो वही हुआ है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान के 16वें नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब किया और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं, प्रॉक्सीज़ का जिक्र किया है, उसकी मजम्मत की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की जानिब से दहशतगर्द गुरोहों की खुल्लम खुला सरपरस्ती हो रही है, जिसकी मजम्मत करते हैं, और एक नाकाम कोशिश है जो बलूचिस्तान के अवाम की गहरी हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क के हक़ में शिकस्त के बाद अब अपनी मज़मूम साजिशों के लिए प्रॉक्सी वार को बढ़ा रहा है। इस ज़मीन में उन्होंने फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को भारत की हाइब्रिड वार के मोहरे करार दिया है। अब ये जहाँ मैंने आगाज़ में कहा था ना कि PTI का ये मौक़िफ़ उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल बग़ैर लगी लिपटी रखे वो TTP के ख़िलाफ़ होने वाले ऑपरेशंस की मुखालफत कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है रियासत की पॉलिसी तो और है, तो फिर रियासत ऐसे हामियों को जो दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हो या उन ऑपरेशंस की मुखालफत कर रहे हो जो रियासत ने शुरू किया दहशतगर्दी के खात्मे के ख़िलाफ़, और वो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, तो उसकी मुखालफत करने वाले वहाँ के कबाइल भी, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी अपना मुद्दा रखते हैं वो, लेकिन इस तरह नहीं कि मुकम्मल अपना वज़न तालिबान के पलड़े में डाल दे, ऐसा नहीं हो रहा। ये ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जो मैंने आगाज़ में कहा था, शायद अपना कर्ज चुका रहे हैं जो इनके सर पर है, क्योंकि KPK में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। अभी अवामी नेशनल पार्टी के एक लीडर जो है वो कबायली इलाकों में, साबिका कबायली इलाकों में अमन लश्कर के थे, उनको शहीद कर दिया गया था। उसके अलावा कई और JUIF के लोगों को शहीद किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी वाले निशाने पर रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी का तो सफाया कर दिया तालिबान ने वहाँ पर। एक ही जमात है PTI, जिनके खिलाफ आप देखें, अल्लाह ना करे, मैं कभी नहीं कह रहा कि उनको निशाना बनाया जाए, लेकिन वो महफूज हैं। हर जगह वो सियासत भी कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी निकाल रहे हैं। दीगर इलाकों में दीगर जमातें नहीं कर रही। तो शायद ये अपना एहसान उतारने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मुस्तकबिल की हिकमत अमली के तौर पर उनको महफूज रखना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर माजी में ये इंतहा पसंद ग्रुप इतने तगड़े ना होते KPK में, तो शायद 2013 में PTI वहाँ से नहीं जीत सकती थी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।